बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स के बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी या काइंड्स ऑफ कंपनी के विषय में पढ़ेंगे। कंपनी कितने प्रकार की होती है। मैंने पहले भी बैक क्लास में आपको कंपनी के मीनिंग एंड डिफिनीशंस के बारे में समझाया था। कंपनी एक्ट 2013 के बारे में आपको बताया था और आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी। हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंपनी। बीकॉम सेकेंड ईयर का ये पेपर फर्स्ट है। इसकी क्लासें मैंने पहले भी दे रखी हैं और मैं इसके आगे आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ। मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर डिफाइन करूँगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंपनी या किस टाइप की कंपनियाँ होती हैं उनके विषय में डिफाइन करने वाला हूँ। कंपनी काइंड्स ऑफ कंपनी मीन्स कंपनी के प्रकार। कंपनियाँ कई प्रकार की होती हैं, उनका कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। कंपनी के निर्माण की विधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी यानी कि दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑब्लिक मेंबर, नंबर ऑब्लिक मेंबर के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी का क्लासिफिकेशन या काइंड्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर कंपनी को बनाना। अगला है नेक्स्ट पॉइंट ई ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ यूनिट, इकाई नियंत्रण के आधार पर कंपनी को बनाना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेशन इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित के आधार पर, यानी कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय हित के आधार पर। अदर्स कंपनीज का मतलब होता है चैरिटेबल कंपनीज, जो चैरिटी के बेस पर बनाई जाती हैं। इस प्रकार की कंपनियों को हम लोग चैरिटेबल कंपनीज के नाम से जानते हैं। बीमा कंपनी, विद्युत कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इसेट्रास, इस तरह की सारी कंपनियों को हम लोग अदर कंपनी के पार्ट में ले जाते हैं। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब मैं बात करने वाला हूँ कंपनी के निर्माण की विधि के आधार पर। यहाँ पर जो कंपनी की विधि का नेचर है, डिवाइडेशन की बात हम कर रहे थे। कंपनी के निर्माण के आधार पर देखें तो इसे 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। निर्माण के आधार पर 3 तरीके से डिवाइड इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, चार्टर्ड कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो 1857 के आसपास बनाई गई थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना। ईस्ट इंडिया कंपनी और आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ देखें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड भी इसी का पार्ट हो जाएगा वन पार्ट में। सेकेंड पार्ट होता है कंपनी अधिनियम, यानी कि विशेष अधिनियम द्वारा कंपनियों का निर्माण करना, यानी कि संसद, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किसी कंपनी को बनाना या मेंटेनेंस करना। ये हमारे तीसरे पार्ट में आ जाता है। और हमारा तीसरा पार्ट है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कंपनियों को बनाना। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में इसके बारे में हमें बताया गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, धारा 2 सब सेक्शन 62 के अनुसार केवल एक व्यक्ति वाली कंपनी ही स्थापित की जा सकती है। ये इसके अंतर्गत डिफाइन किया गया है। अब बात आती है कि बहुत सारी अपंजीकृत कंपनियां होती हैं, यानी रजिस्टर्ड कंपनी एंड नॉन रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी एंड नॉन रजिस्टर्ड कंपनी भी इसी के पार्ट में होती है। अगला हमारा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के आधार पर, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसको भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके भी हमारे 3 पार्ट्स हो सकते हैं।
पहला पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ शेयर, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो शेयर के आधार पर फर्स्ट पॉइंट पे देख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट देखें गारंटी द्वारा, ये गारंटी के पार्ट्स में आ जाएगा। और अगला है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी के बेस पर इस प्रकार की कंपनियों का क्रिएशन किया जा सकता है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड मेंबर, संख्या के आधार पर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, दो प्रकार की कंपनियां हैं जिनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी के अंतर्गत आपकी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो आ जाती हैं, या कह सकते हैं इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक होता है। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के डिफाइन में हम अगले चैप्टर में इसके पूरा डिफाइन ही आपको समझाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर यानी कि कंपनी के ऑनरशिप के आधार पर इस कंपनी को भी डिवाइड किया जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर बात करेंगे तो यहाँ पर बात आ जाएगी सरकारी कंपनियों की, गवर्नमेंट कंपनीज एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, 2 प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं। गैर सरकारी कंपनियों के अंतर्गत अगर हम सरकारी कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 44, सेक्शन 2 सब सेक्शन 44 के अंतर्गत स्वामित्व दायित्व वाली सारी कंपनियां आ जाती हैं। और हम स्वामित्व दायित्व वाली कंपनियां जो कंपनी अधिनियम 2013 में बनाई गई थी और इसका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 51% शेयर होते हैं, इस प्रकार की कंपनियां गवर्नमेंट कंपनी या रजिस्टर्ड कंपनी स्वामित्व दायित्व वाली या सरकारी कंपनियां कहलाती हैं। अब इसी के बाद आता है गैर सरकारी कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। ऐसी कंपनियां जो सरकारी कंपनी नहीं है वो लगभग सभी गैर सरकारी कंपनी होती है, अर्थात जिसका 51% शेयर गवर्नमेंट के पास नहीं है वो सभी नॉन गवर्नमेंट कंपनीज कहलाएंगी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की अंडरटेकिंग में आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ यूनिट, नियंत्रण के आधार पर। यहाँ पर सूत्राधारी कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 46, सूत्राधारी कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 46, यहाँ पर सूत्राधारी कंपनी आ जाएगी सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 के अंतर्गत। यहाँ पर सूत्राधारी कंपनी होगी और इस कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो अन्य कंपनी के 50% से अधिक अंश पूंजी को नियंत्रित करती हो, वो कंपनी हमारी सूत्राधिकारी कंपनी के अंतर्गत आ जाएगी। और इसी की एक होती है सब्सिडायरी कंपनी जिसे हम लोग बोलते हैं सहायक कंपनी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 87, यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 में डिफाइन किया गया है इसके बारे में, किसके बारे में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 87। यहाँ पर बताया गया है सहायक कंपनी, यानी कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी होती है। सूत्राधिकारी जो 87 में डिफाइन किया गया है, इसमें निर्देशक मंडल का गठन नियंत्रण रखती है, अपने निर्देशक मंडल पर कुल अंशों के आधे से अधिक पर भी नियंत्रण रखती है। और इसकी एक विशेषता और होती है कि ऐसे वर्ग या वर्गों की कंपनियां जो निर्दिष्ट हों, निर्धारित संख्या के आधार पर उनका प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अगले पार्ट को हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी राष्ट्र हितों के आधार पर। यानी कि ऐसी भारतीय कंपनियां राष्ट्र हितों के आधार पर हम बात करेंगे, ऐसी कंपनियां राष्ट्र हितों के आधार पर आ जाएंगी
जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए जनरेट की जाती हैं। इस प्रकार की कंपनियों को इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ भारतीय कंपनी आ जाएगी इसके अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत फॉरेन कंपनी भी आ जाएगी। फॉरेन कंपनी विदेशी कंपनी, इंडियन कंपनी ऐसी कंपनी जिसका संपूर्ण कह सकते हैं रनिंग, या कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिया में हो, और फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ कंट्री हो, भारत के बाहर हो। इस प्रकार की कंपनियों को फॉरेन कंपनी हम लोग कहते हैं। जिनकी कंट्रोलिंग आउट ऑफ कंट्री से की जाए वो फॉरेन कंपनियां, और जिनकी कंट्रोलिंग इंडिया के अंदर की जाए वो हमारी सभी इंडियन कंपनी कहलाती हैं। और इन पर कंपनी एक्ट लागू होता है। जो कंपनी एक्ट 2013 हमारा बना है, उस एक्ट को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। अब इसी में से बहुत सारी बात आती, विविध कंपनियाँ, सन्ड्री अदर्स कंपनियों का भी पार्ट हमारा आ जाता है कि अदर्स कंपनियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें चैरिटेबल कंपनीज भी आती है, यानी जो डोनेशन दे करके चलाई जाती है वो हमारी चैरिटेबल कंपनीज कहलाती है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को मिलने वाले डोनेशन आदि के बारे में सारा जिक्र रहता है। बैंकिंग कंपनीज आ जाती है, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिस कंपनीज आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आ जाती है। इस प्रकार की सारी कंपनियां लगभग आपकी नॉन अदर्स कंपनी के हेड के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर मैंने आपको सारी कंपनियों के बारे में डिफाइन कर दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, यानी कंपनी के निर्माण के आधार पर, दायित्व के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, इकाई के नियंत्रण के आधार पर, राष्ट्रीय हित के आधार पर, और अदर्स कंपनी जिसमें कि चैरिटेबल कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड एक्सेट्रास कंपनीज आती हैं, वो हमारी अदर्स कंपनी के एरिया में आ जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी के अंतर को रीड करेंगे।